हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। दोस्तों, टर्म 1 का एग्जाम क्लास 8, 9th और 11th का फाइनल हो चुका है। अब तो है आप लोग के पास टर्म 2 का बारी, और जो 16 जून से टर्म 2 का एग्जाम जो है डिसाइड कर दिया गया है। जैक की तरफ से ऑफिशियल नोटिस निकला हुआ था। तो आप सबों के पास बहुत ही कम समय, आज के माध्यम से अगर देखें, आज की डेट को 15 मई है आज। तो आज के डेट को अगर पकड़ के चले तो यहाँ से मात्र 29 दिन और 28, 29, 30 दिन का टाइम है आप सभी के पास। और इतने में आपको सभी सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है, और सो भी डीपली में, क्योंकि टर्म 2 जो है आपका सब्जेक्टिव होने वाला है। तो इसी उद्देश्य से हमने टर्म 2 के जितने भी सिलेबस डिस्कस किए हैं आप सभी के साथ प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो के माध्यम से जो है उसके अकॉर्डिंग हमने जो सिलेबस डिस्कस किया, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पूरा क्लास को देखेंगे, ठीक है। और जिसमें पूरे चैप्टर, जो जो चैप्टर दिया हुआ है टर्म 2 के लिए, उसको पूरा डीपली में एक्सप्लेन कराऊंगा मैं। और उसके बाद उसके बीच के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, प्लस जो अभ्यास के प्रश्न हैं, उन सभी को मैं डिस्कस करूंगा। और साथ में साथ ही साथ मैं ऑब्जेक्टिव भी उस चैप्टर से दे दूंगा, क्योंकि कुछ ऑब्जेक्टिव भी आने वाले हैं और बाकी सारे सब्जेक्टिव आने वाले हैं। तो वन लाइनर फैक्ट के रूप में भी आपको मिलेंगे। अगर आप मेरे इस नोट्स को अगर एक बार देख लेते हैं, ठीक है, एक बार मेरे इस वीडियो को आप समझ देख लेते हैं, नोट्स देख लेते हैं, तो आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो इसी माध्यम से आज हम लोग सोशल साइंस कर रहे हैं, ठीक है। सोशल साइंस में सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 है। क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है खनिज और शक्ति संसाधन। तो ये सोशल साइंस में आपका ये चैप्टर सबसे ऊपर में था ज्योग्राफी में। तो उसी को आज हमने पिक किया, और एक एक करके सारे भी सोशल साइंस में जितने भी जो भी 3 सब्जेक्ट हैं इसमें 8 क्लास में, और तीनों सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर हैं, सभी को मैं इसी टाइप से डीपली एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों। तो बस आप लोग वीडियो पर बने रहें, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको 8, 9 और 11, 8, 9 स्पेशली 8 और 9 का तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे चैप्टर का नाम देख सकते हैं आप, खनिज और शक्ति संसाधन। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं आज कि खनिज क्या होता है, ठीक है। खनिज, तो खनिज का अगर परिभाषा देखें, अगर कहीं आपको दे देगा कि खनिज क्या है, इसको परिभाषित करें, तो इसको इसका जो डेफिनेशन होगा वो होगा, पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले हैं जिसे खनिज कहते हैं, ठीक है। या प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, उसे खनिज कहा जाता है, ठीक है। प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ जिसका रासायनिक संगठन हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। खनिज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिनरल्स। अब देखते हैं खनिज को कुछ पहचानने का तरीका। तो खनिज को पहचानने का तरीका क्या है, सबसे पहले उसका फिजिकल फैक्ट्स देखना है, जैसे रंग, घनत्व और कठोरता। ये तीनों चीजें उसको डिफाइन करेगी खनिज कैसा है, ठीक है। रंग, घनत्व और कठोरता। आगे केमिकल फैक्ट्स में देखें तो विलेयता मतलब मिलावट, ठीक है, मिलावट के आधार पर। तो खनिज को 2 तरीके से पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट है खनिज का प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ मिनरल्स। तो देख सकते हैं इसको मैंने कितने बढ़िया से बना कर रखा है आप सबों के लिए। तो सबसे पहले खनिज लिखेंगे आप सभी, उसके बाद एक साइड लिखेंगे धात्विक खनिज, और एक साइड लिखेंगे अधात्विक खनिज। 2 प्रकार के होते हैं, और धात्विक खनिज को फिर 2 प्रकार में बांटा जाता है, क्या क्या, लौह खनिज और अलोह खनिज, ठीक है। तो धात्विक खनिज सबसे पहले देख लेते हैं कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं। धात्विक खनिज तो वैसे खनिज जिनमें धातु हो, ठीक है, और वो कठोर हो तथा ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती हो, एवं उसमें चमक की विशेषता हो, उसे क्या कहते हैं, धात्विक खनिज कहते हैं। वे खनिज जिनमें धातु हो और कठोर हो तथा ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती हो, यानी ऊष्मा और विद्युत का सुचालक हो, उसमें करंट दौड़ता हो, एवं उसमें चमक की विशेषता होनी चाहिए, ये सभी क्या कहलाते हैं, धात्विक खनिज कहलाते हैं। और उदाहरण क्या है, लोह अयस्क, बॉक्साइट और मैग्नीज, ठीक है। लोह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज, ये तीनों उदाहरण हैं लोह खनिज के, ये सॉरी धात्विक खनिज के। आगे धात्विक खनिज के प्रकार, ठीक है। तो धात्विक खनिज के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, लोह खनिज और अलोह खनिज। तो पहले लोह खनिज और अलोह खनिज को देख लेंगे, उसके बाद अधात्विक खनिज में आएंगे, ठीक है। तो धात्विक खनिज का 2 प्रकार हुआ, लोह खनिज और अलोह खनिज। नेक्स्ट टॉपिक है लोह खनिज। तो वे खनिज जिनमें लोहा का अंश पाया जाता है उसे लोह अयस्क कहते हैं, जैसे लोह अयस्क, जिन्हें लोह खनिज कहते हैं, जैसे लोह अयस्क, क्रोमाइट, मैग्नीज, ये सभी क्या है, लोह खनिज के उदाहरण है। वे खनिज जिनमें लोहा पाया जाता है, जैसे लोह अयस्क, क्रोमाइट और मैग्नीज, ये सभी क्या है, लोह खनिज। आगे अलोह खनिज, तो वे खनिज जिनमें लोहा नहीं पाया जाता है, जैसे सीसा, सोना, चांदी, तांबा, ठीक है, ये सभी क्या है, अलोह खनिज। अलोह खनिज वे खनिज जिनमें लोहा नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है अधात्विक खनिज। तो अधात्विक खनिज को देखेंगे, क्या है, वे खनिज जिनमें धातुएं नहीं होती, वे खनिज जिनमें धातुएं नहीं होती है उसे अधात्विक खनिज कहते हैं, जैसे चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम। तो आपके पास हो सकता है ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार का दे देगा, इनमें से कौन लोह खनिज है, इनमें से कौन अलोह खनिज है, इस टाइप के कुछ दे देंगे, और आपको इसमें छांटना पड़ेगा। या तो फिर आपको पूछा जा सकता है कि खनिज के कितने प्रकार होते हैं,
तो लौह खनिज और अलोह खनिज में अंतर बताइए, धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर बताइए, ये सभी टॉपिक हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट है सेल चट्टान। सेल चट्टान क्या है? तो सेल चट्टान की अगर बात करें तो वो हो जाएगा आपका एक से अधिक खनिजों का एक समूह, एक से अधिक खनिजों का एक समूह जिसे सेल चट्टान कहते हैं, ठीक है, सेल या चट्टान कहते हैं, एक से अधिक खनिजों का समूह। आगे अयस्क, तो वे सेल या चट्टान, वे ठीक है, वे चट्टान जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है, वैसे चट्टान जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं, ठीक है। ओयर्स बोलते हैं इसको, ORES, ओयर्स। और मिनरल्स को क्या बोलते हैं? मिनरल्स को बोलते हैं आपका ये खनिज, ठीक है। नेक्स्ट है खनिजों का निष्कर्षण। तो खनिजों का निष्कर्षण कैसे होता है? अब सबसे पहले खनिज है, तो इसका खनिज का निष्कर्षण कैसे होगा? खनन के माध्यम से होगा, और प्रवेधन के माध्यम से होगा, और आखनन के माध्यम से होगा, ठीक है, 3 प्रकार से होगा। अब खनन में क्या होगा? विस्तृत खनन होगा और कुपकी खनन होगा, ये प्रकार है। तो खनन के 2 प्रकार हैं, ठीक है, विस्तृत खनन और कुपकी खनन। नेक्स्ट अगर बात करें तो दिया है खनन। तो खनन सबसे पहले क्या है देख लेते हैं इसको। तो खनन है पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है, ठीक है। खनिज पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। इसको बोलते हैं माइनिंग। आगे विस्तृत खनन, तो ब्रॉड माइनिंग हो सकता है, विस्तृत खनन, ठीक है, विस्तृत खनन। तो क्या होगा? वैसे खनिज जो कम गहराई में होते हैं उन्हें पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाला जाता है, जिसे विस्तृत खनन कहते हैं। वे खनिज जो कम गहराई में होते हैं और उन्हें पृष्ठीय स्तर को हटाकर और उनके पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाला जाता है, जिसे विस्तृत खनन कहते हैं। आगे कुपकी खनन। तो कुपकी खनन काफी इंपॉर्टेंट है। इसको दिया गया अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए कूपक मतलब वेधन यानी सुरंग टाइप का बनाया जाता है, उसे कुपकी खनन कहते हैं, ठीक है। जो बहुत अधिक गहराई में होता है उसको निकालने के लिए एक सुरंग टाइप का बनाया जाता है, इसको क्या कहते हैं? कुपकी खनन कहते हैं। आगे है प्रवेधन। तो प्रवेधन क्या है सबसे पहले देखते हैं। तो वैसे खनिज जो धरातल के काफी नीचे पाए जाते हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, जिसे प्रवेधन कहते हैं, ठीक है। वैसे खनिज जो धरातल के काफी नीचे पाई जाती है उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, जिसे प्रवेधन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस निकालने के लिए प्रवेधन का ही सहारा लिया जाता है, प्रवेधन का ही। आगे आखनन। तो आखनन है सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। नेक्स्ट है, इसमें एक नोट करके मैंने दिया है कि स्विट्जरलैंड में ज्ञात कोई खनिज नहीं। स्विट्जरलैंड जो है वहाँ पर कोई भी खनिज ज्ञात नहीं है अभी तक, स्विट्जरलैंड, ठीक है। नेक्स्ट है खनिजों का वितरण। खनिज जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो सबसे पहले अगर एशिया महाद्वीप की बात करें यहाँ पर, तो एशिया में चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप है, ठीक है। एशिया में चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप है। आगे है एशिया विश्व के आधे से अधिक टीन का उत्पादन करता है। एशिया जो है आधे से अधिक टीन का उत्पादन करता है। एशिया के टीन उत्पादक देश कौन कौन से हैं? चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया है, ठीक है। आगे है मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जिंक का भी निक्षेप एशिया में जो है मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल और जिंक का भी निक्षेप पाया जाता है। अगर यूरोप महाद्वीप की बात करें तो यूरोप यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक देश है, ठीक है, अग्रणी उत्पादक है लौह अयस्क का। यूरोप में पाए जाने वाले लौह खनिज वाले देश जैसे रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस, ठीक है। रूस, यूक्रेन, फ्रांस और स्वीडन, यहाँ पर क्या पाया जाता है? लौह खनिज, जैसे बॉक्साइट वगैरह, लौह अयस्क वगैरह। आगे नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में खनिज निक्षेप के कौन कौन से क्षेत्र हैं? ग्रेट लेक, ठीक है, जो ग्रेट लेक है के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, कनाडियन शील्ड जो है ग्रेट लेक के प्रदेश। उसके बाद है अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं। पश्चिम में जो रॉकीज है, ठीक है, ये सब रॉकीज है। उसके बाद जितने भी पर्वत श्रेणी है पश्चिम में, वहाँ पर जो है खनिज निक्षेप के क्षेत्र पाए जाते हैं। आगे कनाडियन शील्ड। तो कनाडियन शील्ड में क्या क्या पाया जाता है देखते हैं जरा। इसमें पाया जाता है आपका आयरन ओर, ठीक है, मतलब लोहा अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा, इतना चीज पाया जाता है कनाडियन शील्ड में। नेक्स्ट है अपलेशियन पर्वत। वहाँ पर क्या क्या पाया जाता है? अपलेशियन पर्वत में जो है वो कोयला पाया जाता है, खास करके कोयला पाया जाता है। और पश्चिमी कार्डिलेरा में पाया जाता है आपका, कार्डिलेरा मतलब पर्वतों का समूह होता है, ठीक है, कार्डिलेरा। तो पश्चिमी कार्डिलेरा में पाया जाता है तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी, ये सभी चीजें पश्चिमी कार्डिलेरा में पाए जाते हैं।
नेक्स्ट है साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में क्या क्या पाया जाता है? तो साउथ अमेरिका में जो ब्राजील देश है, ब्राजील विश्व का उच्च कोटि का लोएस का अग्रणी उत्पादक है, उच्च कोटि का, ठीक है। ब्राजील विश्व का लोएस का उच्च कोटि का अग्रणी उत्पादक है। उसके बाद चिली और पेरू में क्या पाया जाता है? चिली प्लस पेरू, यहाँ पर पाया जाता है आपका तांबा। और ब्राजील और बोलीविया, बोलीविया जो है, बोलीविया और ब्राजील में टीन भी पाया जाता है। आगे दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस, हीरा आदि खनिज है। ये सभी खनिज कहाँ पर हैं? तो सोना दक्षिण अमेरिका में। आगे खनिज तेल का बात करें तो वेनेजुएला, सबसे पहले वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया, ये सभी में क्या पाया जाता है? खनिज तेल, ठीक है, जैसे प्राकृतिक गैस एलपीजी वगैरह पाया जाता है। आगे अफ्रीका कंटिनेंट की बात करें तो अफ्रीका में जो है हीरा, ठीक है, हीरा, सोना, प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक। तो हीरा, सोना और प्लेटिनम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। आगे तेल, तेल की बात करें तो नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में तेल पाया जाता है। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में तांबा, लोह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट मौजूद है। अफ्रीका में तांबा, लोह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट यहाँ पर क्या है? मौजूद है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या पाया जाता है? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। और सोना, हीरा, लोह अयस्क, सोना, हीरा, लोह अयस्क, टीन और निकेल का भी अग्रणी उत्पादक है क्या? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट टॉपिक है वेस्टर्न। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के पास कलगुरली और कुलगाड़ी सोने के सबसे बड़े निक्षेप है, ठीक है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है कुलगाड़ी और कुलगड़ी। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है? सोना का सबसे बड़ा निक्षेप पाया जाता है। आगे ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ट्रांस अटलांटिक माउंटेन में क्या पाया जाता है? कोयला। ट्रांस अटलांटिक माउंटेन में कोयला पाया जाता है, ट्रांस अटलांटिक माउंटेन। आगे है ईस्टर्न, ईस्टर्न अंटार्कटिका। तो जो पूर्वी अंटार्कटिका है वहाँ पर पाया जाता है प्रिंस चार्ल्स माउंटेन, ठीक है। तो ईस्टर्न अंटार्कटिका में प्रिंस चार्ल्स माउंटेन है और वहाँ पर पाया जाता है लोहा का निक्षेप, लोहा का निक्षेप है वहाँ पर। आगे भारत में खनिजों का वितरण की बात करें तो देख सकते हैं आपकी सबसे पहले लोहा, लोहा कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटका। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटका, यहाँ पर पाया जाता है लोहा, ठीक है। आगे है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, यहाँ पर क्या पाया जाता है? तो यहाँ पाया जाता है आपका बॉक्साइट, ठीक है। नेक्स्ट है अभ्रक। अभ्रक है झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, इन सभी में क्या पाया जाता है? तो अभ्रक पाया जाता है। झारखंड में जो है कोडरमा में सबसे बड़ा अभ्रक खदान है। आगे है तांबा। तो तांबा जो है राजस्थान, एमपी, झारखंड, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। राजस्थान, एमपी, झारखंड, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इन सभी में पाया जाता है तांबा। मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज पाया जाता है महाराष्ट्र में, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, इन सभी चीज़ों में क्या पाया जाता है? मैग्नीज। नेक्स्ट है सोना। तो सोना जो है कर्नाटका, कोलार खान जो है विश्व की सबसे गहरी खान है कोलार खान, ठीक है, सोना का। कहाँ पर है? तो झारखंड के कर्नाटका, मतलब साउथ एरिया में। नेक्स्ट है लाइम स्टोन, चूना पत्थर। तो चूना पत्थर जो है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात, इन सभी में पाया जाता है चूना पत्थर। आगे नमक, साल्ट की बात करें, सोडियम क्लोराइड की बात करें तो समुद्र, झील और सैलों से प्राप्त किया जाता है। भारत नमक का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक देश है। भारत जो है नमक का उत्पादन भी करता है और निर्यात भी करता है। इसका उपयोग, तो खनिज का उपयोग क्या क्या होता है? खनिजों का उपयोग जो होता है उद्योग में होता है, ठीक है। आज बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो खनिज के माध्यम से चलते हैं। तो उद्योग सबसे पहला हो गया उद्योग। फिर तांबा का उपयोग में सिक्के से लेकर पाइप तक प्रयुक्त किया जाता है क्या? तांबा। आगे ऑटोमोबाइल क्षेत्र में, फिर भवन निर्माण में है और रसोई, इन सभी में क्या पाया जाता है? खनिजों का ही उपयोग पाया जाता है। आगे खनिजों के संरक्षण जो है, तो खनिजों का संरक्षण में पाया जाता है आणविक खनिजों का संरक्षण जो है कैसे करना है? तो खनिज जो है वे अनवीकरणीय संसाधन है। खनिजों के निर्माण और संचयन में खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। निर्माण बहुत ही धीमी होती है। खनिज की निर्माण जो होती है वो काफ़ी धीमी होती है। फिर धातुओं का पुनर्चक्रण करके खनिजों को संरक्षित किया जा सकता है। धातुओं का पुनर्चक्रण करके खनिजों को संरक्षित किया जाता है। ये क्या क्या खनिज का संरक्षण है ये। आगे नोट करके मैंने दिया है कि विश्व की प्राचीनतम शैलें, ठीक है, विश्व की प्राचीनतम शैलें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ बाद बना है, ठीक है। तो विश्व की प्राचीनतम जो शैल है वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है और वह 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने हैं। पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष बाद, पृथ्वी का निर्माण जो हुआ था उससे 30 करोड़ वर्ष के बाद बना था शैल, ठीक है। आगे शक्ति संसाधन, पावर रिसोर्स की बात करें
तो सबसे पहले शक्ति संसाधन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शक्ति संसाधन जो है वो हमारे शक्ति संसाधन हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे शक्ति संसाधन का उपयोग की बात करें तो उद्योग में होता है शक्ति का उपयोग, फिर कृषि में, परिवहन में, संचार में और प्रतिरक्षा, इन सभी क्षेत्रों में जो होता है शक्ति संसाधन का उपयोग होता है। अब ऊर्जा संसाधन के प्रकार देखते हैं। ऊर्जा या शक्ति एक ही बात हुआ, ठीक है। फिर ऊर्जा संसाधन के प्राप्त हैं प्रकार हैं परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन देखते हैं और गैर परंपरागत, ठीक है। क्या है इसका डेफिनेशन? तो ए नंबर में देखेंगे परंपरागत स्रोत। तो ऊर्जा के वे स्रोत, ठीक है। ऊर्जा के वे स्रोत जो लंबे, ठीक है, ऊर्जा के वे स्रोत जो लंबे समय से उपयोग में लाए जा रहे हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो हो जाएगा ईंधन, जीवाश्म ईंधन, ठीक है। ईंधन भी होगा और जीवाश्म ईंधन होगा, ये सभी क्या है परंपरागत स्रोत। आगे बात करें ईंधन का तो ईंधन देख लेते हैं। सबसे पहले ईंधन क्या है? वे स्रोत जिनका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। वे स्रोत जिनका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है उसे क्या कहते हैं? ईंधन। ईंधन को इंग्लिश में कहते हैं फ्यूल। नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधन, ठीक है। फॉसिल फॉल्स इसको कहते हैं जीवाश्म ईंधन। तो वो क्या है? पौधे और जानवरों के अवशेष जो लंबे वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहते, ठीक है। पौधे और जानवरों के जो अवशेष थे वो लंबे समय तक धरती के अंदर दबे रहते और ताप और दाब से वे ईंधन में परिवर्तित हो गए, उन्हें जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, ठीक है। जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फॉल्स ऑफ फ्यूल्स। आगे है एग्जाम्पल तो कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है ये शीघ्र समाप्त होने वाले हैं। ये सभी क्या है? तो ये सभी हैं आपके जीवाश्म ईंधन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कोयला। तो अगर कोयला की बात करें तो हो सकता है कि आ जाएगा भारत में कोयला के उत्पादन और वितरण पर प्रकाश डालें, ठीक है। तो कोयला जो है यह कोयला भी एक जीवाश्म ईंधन है। कोयला जो है एक मुख्य जीवाश्म ईंधन है जो बहुतायत में पाया जाता है। आगे है कोयले का उपयोग। तो कोयले का उपयोग है घरेलू ईंधन, उद्योग, विद्युत, वाष्प इंजन में, ठीक है। ये सभी है कोयला का उपयोग। आगे कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहते हैं। कोयला से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहते हैं। कोयला को अंतर्ग्रहित धूप के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। धूप के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह लाखों वर्ष पूर्व फर्म और दलदल के पृथ्वी के परतों में जमने से बना था, ठीक है। कोयला को अंतर्हित धूप के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह लाखों वर्ष पूर्व फर्न और दलदल के पृथ्वी के परतों में जमने से बना था। विश्व में कोयला उत्पादक देश की क्षेत्र की बात करें तो चाइना हो गया, यूएसए हो गया, जर्मनी है और रशिया, ये सभी क्या है? तो कोयला, जर्मनी का जैसे रूर प्रदेश, ठीक है, वहाँ पर कोयला का बहुत बड़ा फैक्ट्री है। कोयला बहुतायत में पाया जाता है। भारत में कोयला क्षेत्र की बात करें तो पश्चिम बंगाल में रानीगंज है, धनबाद, झारखंड में धनबाद, झरिया, बोकारो है। इन सभी जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं यहाँ पर क्या पाया जाता है? कोयला, कोल, ठीक है। आगे पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम गाढ़े और काले रंग की द्रव होती है, ठीक है। इसे काला सोना भी कहा जाता है। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है और ये गाढ़े और काले रंग की द्रव होती है। आगे यह चट्टानों की परतों के मध्य पाया जाता है और इसका वेधन तटीय व अपतटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। इसका वेधन कैसे किया जाता है? तो तटीय और अपतटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है इसका पेट्रोलियम का वेधन। नेक्स्ट टॉपिक है इसी में पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को काला सोना कहते हैं क्योंकि यह बहुत ही मूल्यवान होती है। पेट्रोलियम के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर, यूएसए, रसिया और वेनेजुएला इन सभी जो हैं पेट्रोलियम के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। भारत के प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो असम है, सबसे पहले डिगबोई, नाहरकटिया, ठीक है, और मुंबई में बॉम्बे हाई है और कृष्णा गोदावरी जो डेल्टा वहाँ पर जो है पेट्रोलियम क्षेत्र। पेट्रोलियम क्या है? तो पेट्रा प्लस ओलियम से बना है पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम जो है वो पेट्रा प्लस ओलियम से बना है और पेट्रा का अर्थ होता है सेल और ओलियम का अर्थ होता है तेल। तो इस पेट्रा ओलियम का अर्थ क्या हो गया? पेट्रोलियम का सेल तेल, ठीक है। सेल तेल मतलब चट्टान में जो तेल पाया जाता है वो होता है पेट्रोलियम। आगे नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ साथ पाई जाती है। प्राकृतिक गैस जो है वो पेट्रोलियम के साथ साथ पाई जाती है। उपयोग अगर बात करें नेचुरल गैस का तो उपयोग है घरेलू और वाणिज्यिक ईंधन के रूप में उपयोग है। प्राकृतिक गैस उत्पादक देश की बात करें तो वो है रसिया, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड, ठीक है। प्राकृतिक गैस उत्पादक देश की बात करें तो रसिया है, जो नॉर्वे है, यूके, नीदरलैंड। आगे भारत के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र तो सबसे पहले जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर है। उसके बाद कृष्णा गोदावरी डेल्टा है। आगे त्रिपुरा और मुंबई, ये सभी हैं प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। नोट में क्या दिया है मैंने कि सीएनजी एक प्रचलित
पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषित होता है। ठीक है, तो सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषित करती है। आगे है जल विद्युत। तो बांधों में जल विद्युत टॉपिक जो है इसको देख लेते हैं। तो बांधों में वर्षा जल या नदी जल ऊंचाई से गिरने के लिए संग्रहित किया जाता है तथा उससे विद्युत उत्पन्न किया जाता है जिसे जल विद्युत कहते हैं। तो जल विद्युत में आगे क्या है, जल विद्युत उत्पादक देश की बात करें तो सबसे पहले जल विद्युत उत्पादक देश का तो पराग्वे। ठीक है, पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चाइना ये सभी जो है हाइडल पावर प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट किया, मतलब जल विद्युत के लिए। आगे भारत के जल विद्युत केंद्र क्या क्या है, तो भाखड़ा, नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर, दामोदर घाटी परियोजना ये सभी क्या भारत के जल विद्युत केंद्र हैं। आगे विश्व का पहला जल विद्युत उत्पादन करने वाला देश कौन था, तो नॉर्वे। नॉर्वे जो जिसका राजधानी ओस्लो है, ये जो है क्या किया था, सबसे पहले जल विद्युत उत्पादन किया था। ठीक है, जल विद्युत उत्पादन किया था। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें इसमें दिया है ईंधन। ईंधन ईंधन का जो लाभ और हानि है। ठीक है, तो ईंधन का लाभ क्या है और हानि क्या है, ये सभी देखते हैं। तो लाभ की बात करें तो बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है, सुपाच्य है। ठीक है, सुपाच्य और कम खर्चीला ईंधन सबसे पहले। हानि की बात करें तो थोड़ा प्रदूषण करता है, हरित गृह में वृद्धि करता है। ठीक है, जो आपका सीएफसी गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसमें ईंधन काफ़ी ज़्यादा मदद करता है इसको बढ़ावा देने में। आगे निर्वनीकरण कर देता है। ठीक है, डिफोरेस्टेशन है, वन उन्मूलन जिसको बोलते हैं। आगे संग्रहण में अधिक समय लगता है। कोई भी ईंधन को अगर आप जुगाड़ना चाहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको टाइम लगेगा, उसको जमा करेंगे, फिर घर लाएंगे, फिर उसको जलाया जाएगा, उसके बाद आपका भोजन पकवान बनेगा। आगे है कोयला। तो कोयला का लाभ क्या है कि विस्तृत रूप से उपलब्ध है। कोयला जो है विस्तृत रूप से उपलब्ध है और विद्युत रूपांतरण के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त। हानि की बात करें तो प्रदूषण का भारी स्रोत है और परिवहन अगर किया जाता है कोयला के साथ तो परिवहन के लिए काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाता है। ठीक है, कोयला। नेक्स्ट है खनिज तेल। तो खनिज तेल की अगर बात करें तो इसका लाभ है सबसे पहले और हानि है। लाभ में अगर देखें तो आसानी से परिवहनीय किया जा सकता है टैंकर से, और पेट्रो रसायन उद्योग का आधार है। ठीक है, पेट्रो रसायन उद्योग का आधार क्या है, खनिज तेल। आगे प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस में लाभ और हानि देखेंगे। तो प्राकृतिक गैस का लाभ अगर देखें तो आसानी से परिवहित किया जा सकता है। ठीक है, आगे तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ होता है, पर प्राकृतिक गैस और तेल से सस्ता होता है, तेल से सस्ता होता है। आगे जल विद्युत। तो जल विद्युत की अगर बात करें तो इसका लाभ अगर में है प्रदूषण मुक्त है, सबसे पहला तो ये प्रदूषण मुक्त है। आगे सस्ता है, सिंचाई है और सिंचाई हो सकता है इससे, और मत्स्य पालन, इन सभी कार्यों जो हैं वो जल विद्युत से किया जा सकता है। आगे हानि। तो स्थापित करने में इसको खर्चीला है। ठीक है, जल विद्युत अगर आप स्थापित करना चाहते हैं तो शुरू में आपको काफ़ी ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इसको कहा जाता है स्थापित करने में काफ़ी खर्चीला है। और निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन हो सकता है। अगर जल विद्युत संचालित कर देते हैं तो निम्न जो क्षेत्र है, निम्न क्षेत्र, उसमें काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आने की संभावना बनी रहेगी। आगे स्थानीय समुदाय का विस्थापन हो सकता है मैंने कोई बढ़िया एरिया में विस्थापन जल विद्युत लगाया है तो वहाँ पर जो निवास कर रहे हैं व्यक्ति वो जो है वो विस्थापित हो सकते हैं। ठीक है, विस्थापित हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो हो जाएगा आपका ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। तो ऊर्जा के स्रोत, ठीक है, ऊर्जा के वे स्रोत जो नए नए हैं तथा जिनका खोज कुछ समय पहले हुआ है। ऊर्जा के वे स्रोत जो नए नए हैं जिनका खोज कुछ समय पहले हुआ है और गैर परंपरागत स्रोत कहे जाते हैं। एग्जाम्पल में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस, भूतापी ऊर्जा, ये सभी क्या है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सौर ऊर्जा का। तो सौर से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों से विद्युत करने के लिए प्रयोग की जाती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जाती है। उपयोग की बात करें तो सौर तापक में, सौर कुकर में, सोलर ड्रायर में और समुदाय की रोशनी। ठीक है, ये सभी क्या है सौर ऊर्जा के प्रयोग हैं, उपयोग हैं। आगे विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा पवन चालित बस अड्डा क्या है, स्कॉटलैंड। विश्व में विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा पवन चालित बस अड्डा कौन सा था, तो स्कॉटलैंड में था। आगे पवन ऊर्जा
हाँ, तो आगे बात करें तो है पवन ऊर्जा, ठीक है। पवन ऊर्जा, तो पवन ऊर्जा क्या असमाप्त स्रोत में है ये, और ये तटीय क्षेत्रों और पर्वतीय क्षेत्रों में ज़्यादा उपयोगी होता है, ठीक है, पवन ऊर्जा। और पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलने वाली चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती है और उससे बिजली पैदा होती है। पवन फार्म की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए और स्पेन, इन सभी में क्या पाया जाता है, पवन फार्म। आगे है परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक रिसोर्स, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी। तो परमाणु ऊर्जा रेडियो एक्टिव या रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम एवं थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये सभी है परमाणु ऊर्जा। ये पदार्थ नाभिकीय रिक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़ा उत्पादक देश है यूएसए और यूरोप। भारत में जो है झारखंड है, राजस्थान है के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। भारत में राजस्थान झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। फिर भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र क्या क्या है, तो कलपक्कम, तारापुर, नरोरा और कैगा, ये प्रमुख जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं। आगे है भूतापीय ऊर्जा। तो भूतापीय ऊर्जा की बात करें तो सबसे पहले ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। फिर अब पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने पर तापमान में लगातार वृद्धि हो जाती है। पृथ्वी के अंदर अगर गहराई में हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है, अगर ये पृथ्वी है, ठीक है, तो इसका जो अनुप्रस्थ काट है, सबसे पहले भूपर पट्टी, उसके बाद मेंटल क्रोड, ठीक है, तो अगर इधर बढ़ेंगे हम लोग तो यहाँ पर क्या होता है, तापमान जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तापमान जो है लगातार बढ़ते जाता है, ठीक है। तो वही दिया तापमान वृद्धि होती जाती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन प्रयुक्त करके की जाती है। आगे उपयोग है तो खाना बनाने में, ऊष्मा प्राप्त में और नहाने में, इन सभी का उपयोग किया जाता है भूतापीय ऊर्जा में। भूतापीय ऊर्जा के सबसे बड़ा उत्पादक देश की बात करें तो यूएसए, न्यूजीलैंड, आइसलैंड और फिलीपींस, ये क्या है, भूतापीय ऊर्जा है। भारत में अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में है मणिकरण और लद्दाख में पूर्वा घाटी, इन सभी में भूतापीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है, भूतापीय ऊर्जा है। नेक्स्ट हमारा ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है, टाइडियल एनर्जी। तो ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को हम लोग ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं, ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इसका विदोहन समुद्र के सकरे मुहाने में बांध के निर्माण से होता है। ज्वारीय मिल के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो रूस, फ्रांस, भारत में जो कच्छ की खाड़ी, यहाँ पर जो ज्वारीय उत्पादन काफी ज्यादा होता है। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कौन सा था, तो फ्रांस में। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन था फ्रांस में। आगे बायोगैस, ठीक है, तो बायोगैस है जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जाता है, इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन के रूप में बदला जाता है, इसे बायोगैस कहते हैं। यह मीथेन प्लस CO2 का मिश्रण होता है, मीथेन प्लस CO2 का मिश्रण होता है। और उपयोग की बात करें तो खाना पकाने में होता है और विद्युत का उत्पादन में। इससे जैव खाद का उत्पादन होता है, इससे होता है हमारा जैव खाद का उत्पादन। नेक्स्ट है पवन ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा का लाभ क्या है देख लेते हैं। तो सबसे पहले पवन ऊर्जा जो है वो प्रदूषण मुक्त होता है, प्रदूषण मुक्त होता है। आगे है प्रदूषण मुक्त होता है, आगे सुरक्षित और साफ होता है। और एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन की कम लागत होती है, ठीक है, एक बार अगर स्थापित हो जाता है तो विद्युत का कम उत्पादन होता है। हानि की बात करें तो सबसे पहले ध्वनि प्रदूषण, रेडियो व दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में व्यवधान हो जाता है इससे। आगे पक्षियों के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है। और पवन चक्कियों को स्थापित करना काफ़ी महंगा था। अगर एक बार इसको स्थापित करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है शुरू बार में, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे है सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा का लाभ की बात करें तो सबसे पहले प्रदूषण मुक्त होता है, ये प्रदूषण मुक्त। और उसके बाद असमाप्त, ये कभी समाप्त नहीं हो सकता है। आगे है थोड़ा खर्चीला, ये ज़्यादा है खर्चीला, हानि और स्रोत के विस्तृत होने से ऊर्जा बर्बादी होता है, स्रोत का अगर विस्तृत होता है तो ऊर्जा की बर्बादी हो जाती है। आगे ज्वारीय ऊर्जा टाइडल। तो इसका लाभ क्या है, प्रदूषण मुक्त होता है और असमाप्त होता है। हानि की बात करें तो वन जीव आवास का नष्ट हो जाना और दोहन में कठिनता, ठीक है, वन जीव आवास जो होता है वो नष्ट हो जाता है और दोहन में कठिन होता है काफ़ी ज़्यादा। परमाणु ऊर्जा की बात करें तो सबसे बड़ा लाभ होता है परमाणु ऊर्जा का, बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन हो जाता है, बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन। और हानि जो है वो खर्चीला है और रेडियो एक्टिव व्यर्थ को उत्पन्न करना, ठीक है, रेडियो एक्टिव तत्व उसको उत्पन्न करता है परमाणु ऊर्जा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोगैस। तो बायोगैस का लाभ क्या है, तो बायोगैस का लाभ है सबसे पहला बायोगैस का कि कम लागत है, उपयोग में आसान है और जैव व्यर्थ का उपयोग होता है और बायोगैस का उत्पादन करता है, जैव व्यर्थ का उपयोग होता है और बायोगैस का उत्पादन। हानि की बात करें तो हरित गृह प्रभाव का कारण है, ठीक है, हानि है हरित गृह प्रभाव का कारण। आगे भूतापीय ऊर्जा। तो भूतापीय ऊर्जा में है कि सबसे पहला है इसका लाभ। तो लाभ क्या है, स्वच्छ है ये और पर्यावरण हितैषी और हर समय उपलब्ध है। आपका भूतापीय ऊर्जा जो है स्वच्छ है,
पर्यावरण हितैषी होता है और हर समय उपलब्ध होता है। और हानि की बात करें तो शहर से बहुत दूर उपस्थित होने के कारण विद्युत वाहन काफ़ी खर्चीला होता है। किसका? तो भू-तापीय ऊर्जा, क्योंकि शहर में इसको स्थापित किया नहीं जा सकता है। तो शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वाहन काफ़ी खर्चीला होता है, ठीक है। तो ये सभी आपने देखा कि मैंने डिस्कस किया आप सभी के सामने खनिज और शक्ति संसाधन चैप्टर क्लास 8 ज्योग्राफी मतलब सोशल साइंस चैप्टर 3। तो आशा है आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके अगले पार्ट में हम ये सभी क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करूंगा। तो आप सभी मेरे पर चैनल पर बने रहें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।